पिता श्री नंद गोपाल मोहला जी उर्दू में लिखा करते थे। तो मैंने एक बहुत बड़ा चैलेंज लिया और मैं ट्रेन ड्राइवर बन गया कि जब वो 4 हिंदी बोलने वालों में बैठता है, तो उसे बताना पड़ता है कि वो लेखक है। ज़ार संस्कृति में नदियाँ नदियाँ ही रह जाती हैं, बनती हैं व्यापार का माध्यम, माँ नहीं बन पाती हैं। धर्मवीर भारती के बेटे भी अंग्रेजी में पढ़ते हैं, नरेंद्र कोहली के बच्चे भी अंग्रेजी में पढ़ते हैं, कमल किशोर गोयनका के बच्चे भी अंग्रेजी में पढ़ते हैं। हमारे यहाँ केंद्रीय हिंदी संस्थान है, हमारे यहाँ महात्मा गांधी विश्वविद्यालय वर्धा है, हमारे यहाँ आईसीसीआर है। भाई कोई तो बनाओ। रहेगा बात सबको एक ही समाज, लगता हमें प्यारा है। जय तो भारतम। साथियों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल पर। और आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ लंदन से जुड़ेंगे तेजेंद्र शर्मा जी। तेजेंद्र शर्मा जी वरिष्ठ साहित्यकार हैं और हिंदी के लेखन में खास तौर से कहानी के लिए उनका विशेष रूप से योगदान माना जाता है, उनको जाना जाता है, पहचाना जाता है और बहुत सारी बातें उनसे करेंगे। पहले स्वागत करते हैं और आमंत्रित करते हैं तेजेंद्र शर्मा जी को। नमस्कार आपको और आपके सभी सुनने वालों को, देखने वालों को लंदन से मैं अभिवादन करता हूँ। आइए पहले जान लेते हैं तेजेंद्र जी के बारे में। तेजेंद्र जी ने कितना क्या योगदान हिंदी साहित्य में दिया है, उनके परिचय के लिए आइए एक बार ये रिपोर्ट देखते हैं। ब्रिटेन में बसे भारतीय मूल के हिंदी कवि, लेखक एवं नाटककार तेजेंद्र शर्मा का जन्म 21 अक्टूबर 1952 को पंजाब के जगरांव में हुआ। दिल्ली विश्वविद्यालय से अंग्रेजी विषय में एमए तथा कंप्यूटर में डिप्लोमा करने वाले तेजेंद्र शर्मा हिंदी, अंग्रेजी, पंजाबी, उर्दू तथा गुजराती भाषाओं का ज्ञान रखते हैं। उनके अभी तक 17 कहानी संग्रह और 3 कविता संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं और उनकी अनेक रचनाएं अनेक विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम में सम्मिलित हैं। हिंदी साहित्य में विशेष योगदान के लिए ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ के द्वारा एमबीई की उपाधि के साथ उन्हें अनेक सामाजिक और साहित्यिक संस्थाओं के द्वारा सम्मानित किया गया है। तेजेंद्र शर्मा की कहानियों पर अब तक 2 पीएचडी और 10 से अधिक एमफिल डिग्रियां हासिल की गई हैं। उनके द्वारा लिखा गया धारावाहिक शांति दूरदर्शन से 1994 में अंतर्राष्ट्रीय लोकप्रियता प्राप्त कर चुका है। उन्होंने अनु कपूर निर्देशित फिल्म अमेय में नाना पाटेकर के साथ प्रमुख भूमिका भी निभाई है। वे इंदु शर्मा मेमोरियल ट्रस्ट के संस्थापक तथा हिंदी साहित्य के एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय सम्मान इंदु शर्मा अंतर्राष्ट्रीय कथा सम्मान प्रदान करने वाली संस्था कथा यूके के सचिव हैं। शर्मा जी, ये तो हमने अपने दर्शकों को जानकारी दी तेजेंद्र शर्मा कौन है, कहाँ जन्म हुआ और साहित्य में आपने क्या क्या योगदान दिया है। तो अब सिलसिलेवार हम बातचीत शुरू करेंगे। और जैसा कि जानकारी, मुझे जितनी जानकारी है, आपको संस्कार में साहित्य मिला, लेखन मिला, क्या कहेंगे? जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने कि मेरे पिता श्री नंद गोपाल मोहला जी उर्दू में लिखा करते थे। वो हिंदी और पंजाबी भी उर्दू में ही लिखते थे कि स्क्रिप्ट उनका पहले उर्दू ही रहा जब वो वेस्ट पंजाब में थे, जो पाकिस्तान में है। तो वो अफ़साने यानी कि कहानी भी लिखते थे, गज़लें भी लिखते थे, नज़्में भी लिखते थे और उपन्यास भी, सब उर्दू में। तो मैं उनका श्रोता होता था पहला। तो जी। मुझे सुन कर साहित्य में शौक जागा। तो इस हिसाब से मैं कह सकता हूँ कि साहित्य में जो रुचि है, वो मुझे विरासत में मिली है। तो शर्मा जी, ये तो बात परिवार की तो हुई, पर समाज का और जो आसपास जो उस समय पठन पाठन आपने किया, उसका क्या योगदान आप मानते हैं? देखिए, मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीए ऑनर्स इंग्लिश और फिर एमए इंग्लिश किया। तो मेरी सारी पढ़ाई जो थी बचपन में तो गुरमुखी में थी, उसके बाद अंग्रेज़ी में थी। तो मैं अंग्रेज़ी में ही सोचा करता था, अंग्रेज़ी में ही लिखा करता था। मेरी पहली 2 किताबें भी अंग्रेज़ी में ही आई थीं, पहली रचनाएँ भी अंग्रेज़ी में लिखी गई थीं। हिंदी में ना तो पढ़ता था, ना हिंदी में कोई रुचि थी। लेकिन जिस लड़की से विवाह हुआ, वो पीएचडी हिंदी में कर रही थी। जी। तो उनके साथ हिंदी के करीब 70-75 उपन्यास पढ़ने का मौका मिला। तो उस वजह से हिंदी में रुचि जागी और जब मैंने
अपनी पत्नी से कहा, इंदु से, कि मैं हिंदी में लिखना चाहता हूँ, तो उसने कहा अवश्य लिखिए। तो मैंने जब लिखा तो वो काफ़ी हँसी, तो उसने कहा कि आप अंग्रेज़ी में सोचते हैं, ट्रांसलेशन करते हैं, फिर उसके बाद हिंदी में लिखते हैं, तो उससे सेंटेंस का स्ट्रक्चर बिगड़ जाता है। अंग्रेज़ी और हिंदी में सब्जेक्ट और वर्ब और प्रेडिकेट अलग-अलग जगह होते हैं। उसने कहा आप जी। पंजाबी में सोचिए और हिंदी में लिखिए। किस्मत अच्छी थी कि इंदु बहुत अच्छी अध्यापक भी थी और हम्म। संपादक भी, तो मेरी कहानियों को ठीक कर देती थी व्याकरण के स्तर पर। तो मेरी जी। पहली 24-25 कहानियाँ इंदु ने ठीक की, जिसकी वजह से मैं लेखक बन पाया। और जहाँ तक सामाजिक सोच की बात है, वो तो क्योंकि विरासत में हम सुन ही रहे थे फ़ादर क्या लिख रहे हैं और आस-पास का माहौल कैसा है, और फ़ादर मेरे स्वतंत्रता सेनानी थे। उन्हें जेल भी हो गई थी, फांसी की सज़ा भी हो गई थी, लेकिन फिर वो माफ़ हो गई। तो सरोकार जो थे, वो तो खून में थे, और देश के बारे में सोचना कि भई, जो भी व्यक्ति देश के बारे में नहीं सोच रहा, उस राजनीतिज्ञ से कभी हमारा जुड़ाव नहीं हो पाया मेंटली। जी। तो ये सारी बातें थी, तो सब कुछ मिल के इवेंचुअली एक साहित्यकार का जन्म हुआ। जी, शर्मा जी, ये तो जानकारी आपने ख़ैर खूब दी कि इंदु जी का बड़ा योगदान आपके जीवन में है। पर उसके साथ-साथ जैसे आदमी आगे बढ़ता है, आपने खुद बताया डीयू में आपकी शिक्षा हुई, पर उसके बाद डीयू से फिर आपका प्रोफ़ेशनल जीवन शुरू हुआ मुंबई, और मुंबई से फिर लंदन। ये कहानी किस तरह से है, थोड़ा-सा हमें जानकारी दें, और इसका साहित्य में क्या योगदान देखते हैं? मैं फुल टाइम नौकरी करता था दिल्ली में, बैंक ऑफ इंडिया, जी। और शाम को पढ़ाई करता था, बीए ऑनर्स इंग्लिश और एमए। तो मुझे बहुत से चरित्र तो अपने आस-पास वहीं दिखाई दे जाते थे, जो मेरी कहानियों में आए। जो मैंने पहली कहानी लिखी, उसके केंद्र में मेरे अपने एक लेक्चरर थे, जो बीए में पढ़ाते थे, पंडित शाहमोहन जोशी। तो जोशी सर का मेरे ऊपर बहुत असर था, उन्होंने मुझे साहित्य में रुचि पैदा की। ओथेलो मुझे पढ़ाया करते थे शेक्सपियर का, और उन्होंने मुझे ओथेलो की समझ ऐसी खूबसूरत दी कि मैं साहित्य को इंटरप्रेट करने लगा। मुझे साहित्य को समझने के लिए आलोचकों की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, मैं साहित्य को खुद समझने लग गया था। ये रुचि उन्होंने पैदा कर दी थी। और जब लिखना शुरू किया, तो मैं, क्योंकि खाली इंडियन नहीं था, एयर इंडियन था, तो पूरी जी। दुनिया में घूमता रहता था। तो मेरे अनुभव क्षेत्र जो था, वो भारत के टिपिकल हिंदी लेखक से बहुत अलग था। मैं 5 स्टार होटल्स में रहता था, लेकिन आम आदमी की ज़िंदगी जीता था। मैं जो पैसे मिलते थे विदेश में, उन्हें बचा के घर लाता था, ताकि घर का खर्चा अच्छा चल सके, परिवार अच्छा जीवन बिता सके। तो वो जो अनुभव थे दूसरे देशों के, वो सब मेरी कहानियों में आए। जैसे काला सागर कहानी जो है, वो एक विमान दुर्घटना है, जिसमें एवरीबॉडी इज़ ट्राइंग टू कैश ऑन द क्रैश। ढिबरी टाइट एक हुँ। ऐसे व्यक्ति की कहानी है, जो कुवैत में है, सरदार है, जिसे अरबी नहीं आती, और वो किस तरह से हालात का शिकार होता है वहाँ पे। देह की कीमत है कि एक इल्लीगल इमिग्रेंट है, उसकी मौत हो जाती है जापान में। जब उसके मित्र पैसा भेजना चाहते हैं, तो यहाँ लड़ाई हो रही है, माँ कहती है मेरा बेटा मरा है, मुझे पैसे मिलने चाहिए। पत्नी वैसे भी परेशान है, दुखी है। चरमराहट कहानी के बाबरी मस्जिद का ढांचा जब गिरा है, जी। तो उसका असर सऊदी अरेबिया में क्या हुआ? उसका असर गल्फ कंट्रीज़ में क्या हुआ? क्योंकि मैं वहाँ जाता था, तो मैं देख पाता था। जी, जी, जी। ईंटों का जंगल, जो आदमी है वो नौकरी करता है विदेश जाने की, लेकिन बॉम्बे में घर के लिए संघर्ष कर रहा है। तो हुँ, ये हुँ। कहानियाँ इसलिए अलग हो पाईं अपने ज़माने में, क्योंकि ये एक ऐसे व्यक्ति ने लिखी थी, जिसका जो आकाश था, अलग था, ऊँचा था, हुँ, हुँ। विस्तार था उसमें। तो मैं मज़दूर और किसान पे नहीं लिखता था, मैं विमान पे लिखता था। ये फ़र्क हुँ, है। हुँ। तो ये तो बात आपने ख़ैर ठीक बताई, लेकिन एक बात मुझे लगता है छूट रही है। विमान तक की बात तो हो गई, अब रेल तक की बात भी हो जाए। तो ये क्या हुआ कि कुछ हालात ऐसे होते हैं, देखिए मेरी पत्नी को कैंसर हो गया, और 1995 में उनका निधन हो गया कैंसर से, बॉम्बे में।
बच्चे छोटे थे, तो मैं अब विमान परिचारक की नौकरी जारी नहीं रख सकता था, क्योंकि अगर वो करता तो बच्चों का ध्यान कौन रखता, बड़ा मुश्किल था। तो मैं बच्चों को लेके लंदन आ गया। मैंने सोचा अगर ग्राउंड जॉब करनी है तो लंदन में करेंगे। यहाँ आके 3 साल बीबीसी रेडियो में समाचार वाचक का काम किया हिंदी में, और फिर मुझे लगा कि अगर लंदन में रह के भी भारतीय माहौल में रहना है तो क्या रहना है यार। तो मैंने एक बहुत बड़ा चैलेंज लिया और मैं ट्रेन ड्राइवर बन गया। अच्छा। तो रेलगाड़ी चलाने का एक बड़ा ज़बरदस्त अनुभव था। 1 साल तक ट्रेनिंग ली। 400 लोगों की जान आपके हाथ में है। अब जहाज़ में था तो मैं पीछे काम करता था, लेकिन ट्रेन में आया तो आगे काम करने लगा। फिर मेरे अनुभव अलग हुए। तो उसके बाद मेरी बहुत सारी कहानियाँ रेल के जीवन से प्रभावित। अभी हाल ही में मेरा एक कहानी संग्रह आया जिसका शीर्षक है तू चलता चल। उसमें जी। 6 कहानियाँ एयरलाइन के जीवन से जुड़ी हुई हैं और 6 कहानियाँ रेलवे के जीवन से जुड़ी हुई हैं। तो वो 12 कहानियाँ जो हैं वो ट्रैवल के अनुभव जो है, ट्रैवल के ज़रिए मिले जो अनुभव हैं, वो उन कहानियों में आए हैं। तो ये सारे अनुभव मेरे लेखन में भी आए, क्योंकि मैं लंदन में आने के बाद एक नए किस्म की दुनिया से जुड़ा। जी। अच्छा शर्मा जी, आपके जीवन का, खासतौर से लेखन के जीवन की मैं बात करूंगा, साहित्यिक जीवन की बात करूंगा, कोई ऐसा अनुभव जो आपको हमेशा याद रहता है? बहुत सारे अनुभव होते हैं। मैं बहुत हैरान होता हूँ बहुत बार कि हिंदी के लेखक की सबसे बड़ी त्रासदी ये है कि जब वो 4 हिंदी बोलने वालों में बैठता है, तो उसे बताना पड़ता है कि वो लेखक है। जबकि वही हिंदी पढ़ने वाले, हिंदी बोलने वाले लोग अंग्रेजी के बहुत सारे राइटर्स को जानते होते हैं। हम्म। वो आपसे बात करेंगे तो वो विक्रम सेठ की बात कर लेंगे, किसी की भी बात कर लेंगे, जो आजकल पॉपुलर है उनकी बात कर लेंगे। लेकिन हिंदी क्षेत्र से होने के बावजूद हिंदी पढ़ी नहीं जाती, क्योंकि 300 किताबें छपती हैं। आज हमने लिखना शुरू किया था तो 1100 किताबें छपती थी। आज अगर किसी किताब की 1100 कॉपीज बिक जाए तो वो बेस्ट सेलर हो जाती है। तो जी। ये जो यात्राएं हैं ये काफी परेशान करती हैं सोच के। जी। लेकिन ये है कि मैं एक बड़ा लकी रहा एक मामले में कि मैं बिल्कुल जब युवा लेखक था तो मैं हिंदी के एक बड़े प्रकाशक के पास गया हम्म। सीधा, और उस प्रकाशक को बताया कि मेरा नाम तेजेंद्र शर्मा है, एयर इंडिया में फ्लाइट पर्सन हूँ, मैंने ये कहानियां लिखी हैं। तो उन्होंने कहा फाइल छोड़ जाइए, हम पढ़ेंगे। दे आया फाइल, मैन्युस्क्रिप्ट अपना। उसके बाद मुझे पहला एक सम्मान मिला छोटा सा दिल्ली में। तो वहाँ एक पार्टी थी जिसमें प्रभाकर माचवे थे। वो हिंदी के, मराठी के, अंग्रेजी के बहुत बड़े साहित्यकार थे। जी। तो प्रभाकर माचवे जी से बात हुई तो उन्होंने कहा तुम क्या लिखते हो? मैंने कहा जी कहानियां लिखता हूँ। तो कोई हाल की कोई कहानी बताओ जो हमने भी पढ़ी हो। तो मैंने काला सागर का जिक्र किया। तो वो बोले अरे तुम वो लेखक हो? हम्म। तो मैंने कहा जी मैं समझा नहीं। उन्होंने बोला अरे तुम्हारी किताब तो मैंने पिछले हफ्ते ही अप्रूव की है, तुम वाणी से छप रहे हो ना। तो मेरे लिए एक बहुत खूबसूरत अनुभव था कि एक व्यक्ति जो मुझे बिल्कुल नहीं जानता, जिससे कभी नहीं मिला, हम्म। उसने मेरी कहानियों के जरिए मुझे जाना और मेरे बारे में एक अप्रूवल दिया। और इसी किताब से जुड़ा दूसरा जो अनुभव था वो और भी विचित्र था कि मैं उस किताब के लॉन्च के लिए दिल्ली आ रहा था। तो हवाई जहाज में एक व्यक्ति दिखाई दिया जिसको मैंने पहचाना है। वो देखने में अशोक चक्रधर जैसा लगा। जी। तो मैंने पूछा आप अशोक चक्रधर हैं? तो उन्होंने कहा हाँ जी। तो मैंने उनसे बातचीत की और मैंने उनसे कहा कि मैं अपनी किताब का लोकार्पण है उसके लिए जा रहा हूँ। तो मैंने एक प्रति उनको दे दी और उनसे कहा कल आप आइएगा। हम्म। तो उन्होंने कहा ऐसा है कि अभी शाम को घर पहुंचूंगा, रात को तुम्हारी किताब पढ़ूंगा, हम्म। अगर तुमने मुझे पढ़वा लिया तो मैं कल आऊंगा और बोलूंगा भी।
और उनका नाम कहीं नहीं था कि वो स्पीकर्स में शामिल हैं या कोई चीफ गेस्ट है या कोई विशेष अतिथि हैं, कुछ नहीं था। लेकिन वो अगले दिन आए और उन्होंने आके कहा कि कल तक मैं इस लड़के को जानता नहीं था और मैं अगर आज यहाँ आया हूं तो सिर्फ इसकी कहानियों की वजह से आया हूं। बहुत तो बढ़िया, मेरे लिए बहुत दो खूब। अनुभव जो हैं उस कहानी संग्रह को लेके वो काफी यादगार है। जी। अच्छा शर्मा जी, बातचीत जारी रखेंगे। मैं चाहूंगा, अभी कुछ समय पहले आपकी 2 कविताएं मैंने सुनी थी और बहुत पसंद आई। मैं चाहूंगा आप हमारे दर्शकों के साथ अपनी उन कविताओं को साझा करें। एक कविता के लिए मैं आपको आमंत्रित कर रहा हूँ। पहली कविता आपको सुनाते हैं दिनेश भाई, आपके श्रोताओं को भी। जी, स्वागत है। कविता है थेम्स का पानी। थेम्स नदी जी। है लंदन जिसके किनारे बसा है। तो लिखा कि थेम्स का पानी नहीं है स्वर्ग का द्वार, यहां लगा है एक विचित्र माया बाजार। पानी है मटियाया, पानी है मटियाया, गोरे हैं लोगों के तन, माया के मकड़ जाल में नहीं दिखाई देता मन। थेम्स कहां से आती है, कहां चली जाती है, ऐसे प्रश्न हमारे मन में नहीं जगा पाती है। थेम्स बस है, अपनी जगह बरकरार है, कहने को उसके आसपास कला और संस्कृति का संसार है। थेम्स कभी खाड़ी है तो कभी सागर है, थेम्स कभी खाड़ी है तो कभी सागर है। उसके प्रति लोगों के मन में ना श्रद्धा है ना आदर है। बाजार संस्कृति में नदियां नदियां ही रह जाती हैं, बाजार संस्कृति में नदियां नदियां ही रह जाती हैं, बनती हैं व्यापार का माध्यम, मां नहीं बन पाती है। थेम्स दशकों शताब्दियों तक करती है गंगा पर राज, फिर सिकुड़ जाती है, ढूंढती रह जाती है अपना ताज। थेम्स दौलत है, प्रेम है गंगा, थेम्स ऐश्वर्य है, भावना गंगा। थेम्स जीवन का प्रमाद है, मोक्ष की कामना है गंगा। जी लगाने के कई साधन हैं थेम्स नदी के आसपास, जी लगाने के कई साधन हैं थेम्स नदी के आसपास। गंगा मैया में जी लगाता है हमारा अपना विश्वास। थेम्स का पानी नहीं है स्वर्ग का द्वार, यहां लगा है एक विचित्र माया बाजार। बहुत बेहतरीन कविता शर्मा जी, बहुत अच्छी कविता। बड़ी बेहतरीन तुलना आपने थेम्स और गंगा की है, और निसंदेह जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है इस कविता की। शुक्रिया। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। जैसा आपने खुद इस कविता से पहले बताया कि आपकी कहानियां दूसरे कहानीकारों से अलग हैं, और जितना मैं जानता हूं दूसरे कहानीकारों में और आप में एक, जब साहित्य के लोगों की चर्चा होती है तो आपकी एक अलग पहचान है। मैं आपसे ही जानना चाहूंगा आपकी उस सोच के बारे में, कहाँ आप दूसरों से अलग हो जाते हैं? मेरा मानना यह है दिनेश भाई कि जीवन की हर चीज में कहानी है, क्योंकि जीवन एक कहानी है। तो मैं किसी विचारधारा के दबाव में कहानी नहीं लिखता। मेरी कहानी ऊपर से नहीं आती, भीतर से आती है। तो जब तक मैं किसी चीज के बारे में महसूस नहीं करता, मैं इंटेलेक्चुअल कहानी नहीं लिखता। मैं वो कहानी लिखता हूं जो मेरा दिल महसूस करता है। तो मेरी कहानी दिल से निकलती है और दिल तक पहुंचती है, दिमाग से निकल के इंटेलेक्ट को दरवाजा नहीं खटखटाती। विचारधारा का दबाव हिंदी साहित्य पे काफी बरसों तक रहा। काफी बरसों तक हिंदी साहित्य बाएं हाथ से लिखा जाता रहा। मेरा मानना यह था कि आप पॉलिटिकल विचारधारा के तहत पैम्फलेट तो लिख सकते हैं, लेख भी लिख सकते हैं, नारेबाजी भी कर सकते हैं, मगर साहित्य एक बहुत संवेदनशील चीज है। ना तो साहित्य में राजनीति होनी चाहिए, ना साहित्यिक कृतियों में राजनीति होनी चाहिए। जी। साहित्य जीवन है,
और राजनीति उसका एक हिस्सा है। अगर उस हिस्से तक सीमित रहे तो कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत होती है जब हम उस राजनीति को ही साहित्य मान लेते हैं और उसी विचारधारा के तहत मजदूर, किसान, भ्रष्टाचार, शोषण उससे बाहर लिख ही नहीं पाते। मजेदार बात यह है कि जितने महान कृतियां हुई हैं, जिनको पढ़ पढ़ के हम लेखक बने, उनमें से कोई कम्युनिस्ट विचारधारा से लिखी गई कृति नहीं थी। हम संस्कृत के कालिदास का हिंदी अनुवाद पढ़ते हैं, हम शेक्सपियर को पढ़ते हैं, हम मिल्टन को पढ़ते हैं, हम ड्राइडन पोप को पढ़ते हैं, यहाँ प्रेमचंद को पढ़ते हैं, प्रसाद को पढ़ते हैं, महादेवी वर्मा को पढ़ते हैं, जिसको भी पढ़ते हैं, जिनको पढ़ पढ़ के हम लेखक बने हैं, उन्होंने कभी विचारधारा के दबाव में नहीं लिखा। उन्होंने साहित्य रचा। दिनकर साहित्य रचते हैं। देखिए कितनी बड़ी बात है, वो कहते हैं कि जब इतिहास लिखा जाएगा तो उनके बारे में पूछा जाएगा जो चुप रहे, है ना। तो वो बिना किसी राजनीतिक पार्टी के विचारधारा के वो ये सवाल खड़ा करते हैं कि भाई जब कोई चीज गलत हो रही है तो आपको खड़े होकर कहना होगा कि वो गलत है। वो गलत कोई भी कर सकता है और ठीक कोई भी कर सकता है। समस्या ये हो जाती है कि जब हम अपनी पॉलिटिकल विचारधारा के तहत दूसरी विचारधारा के लिए जगह छोड़ते नहीं। जैसे मुझे याद है एक पत्रिका निकलती थी पहल, उसमें केवल वामपंथी विचारधारा के लोग छपते थे और वो लोग लिखा करते थे कि आप रचनाएं ना भेजिए, हमें जिससे मंगवानी होगी हम मंगवा लेंगे। ये साहित्य नहीं है, क्योंकि मेरा मानना यह है कि अगर टी.एस. एलियट अच्छा कवि है तो वर्ड्सवर्थ भी अच्छा कवि है, कॉलेज भी अच्छा कवि है, शेली भी अच्छा कवि है। सबने अच्छी रचनाएं लिखी हैं, सबने बड़े बड़े शब्द लिखे हैं। तो इसी तरह हिंदी में भी कहानियां सबने अच्छी लिखी। अगर कहानियां इमोशनल है, रिश्तों पर आधारित है तो भी कहानियां है। कहानियां देश की राजनीति पर आधारित है तो भी कहानियां है। कहानी मजदूर पर भी है, किसान पर भी है, विमान पर भी है, कार पर भी है, किसी चीज पर भी है। मेरी जो लेटेस्ट कहानी है जो भी अक्षरा में आई है, उसका विषय आप सुनेंगे तो आप कहेंगे अरे इस पे कैसे कहानी लिखी आपने। 5 रेलवे स्टेशन हैं जो एक ग्रुप में जुड़े हुए हैं। वहां के रेफ्रिजरेटर्स में से लोगों का खाना गायब हो जाता है, जो वो घर से लाकर रखते हैं वो कोई खा जाता है। अब इस विषय को लेकर कहानी लिखी है, इसमें कोई राजनीति नहीं है ना। ये एक ऐसा विषय है जो लोगों के जीवन से जुड़ा है। ऐसा हॉस्टल में होता था कि हॉस्टल के फ्रिज में आपने खाना रखा, कोई दूसरा खा गया। तो जीवन से जुड़ी हुई चीजों से जब कहानी निकलती है तो वो दिल को छूती है। हंस में कहानी आई है कि कैसे एक इंसान अकेला रहता है तो अपने गार्डन में आई लोमड़ियों के साथ दोस्ती कर लेता है। उन लोमड़ियों के साथ कैसा जीवन बीत रहा है उसका। तो मेरा कहना यह है कि साहित्य वो मुझे पसंद है जो दिल से लिखा जाए और दिल तक पहुंचे। जी शर्मा जी, बिल्कुल ठीक बात आपने बताई। आपने भारत को भी देखा है, समझा है, और अब आप ब्रिटेन में भी हैं। तो दोनों देशों की साहित्यिक परिस्थितियों में क्या अंतर आप देखते हैं? देखिए, जहां तक तो क्रिएटिव प्रोसेस है वो तो पूरी दुनिया में एक ही होता है कि लेखक किसी चीज को देखता है, समझता है, उससे प्रभावित होता है, उसके बारे में लिखता है। फिर आते हैं थीम। जिस देश में आप रहते हैं, जब आप वहां के मुद्दों पे लिखेंगे तो आपके थीम भारत के थीम से अलग हो जाएंगे, क्योंकि जो वेस्ट का जीवन है वो अलग है और जो भारत का जीवन है वो अलग है। तो एक ये हो गया। तीसरी बात है प्रकाशन की। जितना शोषण भारत में हिंदी और क्षेत्रीय भाषाओं के लेखक का होता है, उतना शोषण ब्रिटेन में या अमेरिका में कोई सोच नहीं सकता। क्योंकि ब्रिटेन में, वेस्टर्न कंट्रीज में आप प्रकाशक से सीधी बात ही नहीं कर सकते। आपको एजेंट के थ्रू जाना होता है, एजेंट की फीस तय होती है।
वो एजेंट आपको पब्लिशर लेके देता है और वो पब्लिशर से आपकी शर्तें, अनुबंध बनवाता है। मैं 42 साल से हिंदी में लिख रहा हूँ। मुझे केवल नेशनल बुक ट्रस्ट ने एक मेरे साथ एग्रीमेंट साइन कराया था। मैं बड़े से बड़े प्रकाशक से छपा हूँ। मुझे कभी किसी ने अनुबंध पत्र नहीं दिया और कई किताबें छपी हैं बहुत सारे प्रकाशकों से, बड़े से बड़े, छोटे से छोटे। तो ये एक बहुत बड़ा फर्क है कि ब्रिटेन में उस तरह से लेखक का शोषण नहीं हो सकता अंग्रेजी वाले का। मैंने किसी प्रकाशक को गरीब होते नहीं देखा भारत में, और 0.5% लेखकों से ज्यादा लोगों को लिख के अमीर होते नहीं देखा। जी। तो ये एक चीज है जो परेशान करती है कि ऐसा क्यों है। जी, बिल्कुल। अच्छा शर्मा जी, हिंदी की बात आई है, हिंदी के साहित्य की हम बात कर रहे हैं, तो वैश्विक मंच पे इस समय हिंदी को किस स्थान पर आप देखते हैं, क्या कहेंगे? देखिए, एक चीज होती है आंकड़े और एक चीज होती है सफेद झूठ। जी। आंकड़े बहुत मिसलीडिंग हो जाते हैं। मैं आपसे कहूं कि 140 यूनिवर्सिटीज में हिंदी पढ़ाई जा रही है। हम्म। अगला सवाल है, क्या उसमें 140 विद्यार्थी हैं? हम्म। ये नहीं पता। अब कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में हिंदी डिपार्टमेंट बंद हो चुका है। स्वास स्कूल ऑफ ओरिएंटल एंड अफ्रीकन स्टडीज लंदन में, उसका हिंदी विभाग बंद हो चुका है। और कोरोना के बाद से क्या हुआ है कि विद्यार्थी क्लास में जा ही नहीं रहे। तो इन दिनों हिंदी की स्थिति बहुत उत्साहजनक नहीं है, उत्साहवर्धक नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो भाषा जिस देश की है, वहां उस भाषा की जो स्थिति है, उससे ज्यादा बेहतर विदेश में तो नहीं हो सकती ना। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि अगर धर्मवीर भारती के बेटे भी अंग्रेजी में पढ़ते हैं, नरेंद्र कोहली के बच्चे भी अंग्रेजी में पढ़ते हैं, कमल किशोर गोयनका के बच्चे भी अंग्रेजी में पढ़ते हैं, सबके बच्चे अंग्रेजी में पढ़ते हैं, तो हम कैसे कहें कि हिंदी की स्थिति भारत में बहुत अच्छी है? हम आजादी के 75 साल बाद हिंदी को संसद की पहली भाषा नहीं बना पाए, और हर विश्व हिंदी सम्मेलन में कहते हैं कि हिंदी को संयुक्त राष्ट्र की भाषा बनाना है। भाई क्यों बनाना है? अपनी तो बना लो। जी। तो ये सोचना कि बिना हिंदी की स्थिति भारत में बेहतर हुए वो विदेश में बेहतर हो जाएगी, वो एक स्वप्न है जो सही नहीं है। यहाँ इंग्लैंड में 10वीं तक एक जमाने में हिंदी पढ़ाई जाती थी, जिसको जीसीएससी कहते थे। हम्म। लेकिन हमारे जो भारतीय मूल के लोग थे, वो अपने बच्चों को हिंदी की जगह जर्मन या फ्रेंच पढ़ाते थे कि बच्चों के करियर प्रोस्पेक्ट बेटर हो जाएंगे। हिंदी पढ़ के क्या लेगा, हिंदी तो बोलता ही है। उससे क्या हुआ कि अब हिंदी बोलने वाले हैं नहीं। आपको सच बताएं, हमें मॉरिशियस और फिजी को लेके बहुत गलत फहमियां हैं, त्रिनिदाद को लेके। वहां आपको 30 साल से छोटे लोग हिंदी बोलने वाले ढूंढने पड़ेंगे। जो युवा पीढ़ी है वहां की, वो कोई हिंदी विंदी नहीं पढ़ती, लेकिन वो फिल्मी गाने गा लेते हैं, वो एक अलग चीज है। लेकिन जहां तक हिंदी साहित्य का, हिंदी भाषा का सवाल है, वो मॉरिशस, फिजी, सुरिनाम, त्रिनिदाद कोई बहुत अच्छी स्थितियां नहीं है। और एक कारण भी है ना। मैं आपसे पूछता हूं, भारत सरकार की कोई नीति बताइए मुझे जिसमें बजट बनाया जाता हो हिंदी को वैश्विक भाषा बनाने के लिए। मुझे नहीं पता। अगर आपको पता है तो आज इस प्रोग्राम में बता दीजिए कि साहब, भारत की सरकार की ये योजना है। सच्ची बात तो ये है कि आज तक केंद्रीय हिंदी संस्थान ने
हिंदी को एक विदेशी भाषा की तरह कैसे पढ़ाया जाए वो सिलेबस तक नहीं बनाया, है ना? बिल्कुल हर सच कहा जगह आपने। इंग्लैंड के अंदर हम सब लोग मंदिरों में हिंदी पढ़ा रहे हैं, सब अपना-अपना बना के पढ़ा रहे हैं, कोई फिक्स्ड सिलेबस नहीं है। हमारे यहाँ केंद्रीय हिंदी संस्थान है, हमारे यहाँ महात्मा गांधी विश्वविद्यालय वर्धा है, हमारे यहाँ आईसीसीआर है। भाई कोई तो बनाओ, जिस सिलेबस से पढ़ के जो बच्चा पास हो उसको इन तीनों संस्थानों में से कहीं से डिप्लोमा मिले। जब तक ऐसा नहीं होगा, हम एक योजना नहीं बनाएंगे, नीति नहीं बनाएंगे, बहुत अच्छा नहीं है। जी, बिल्कुल आपकी बात से मैं सहमत हूँ और इस साक्षात्कार के माध्यम से मैं आपसे वादा भी करता हूँ कि मेरी कोशिश रहेगी इस बात को जिस तरह से आपने उठाया है इसको और जोर-शोर से उठाया जाए और हम सब प्रयास करें मिल करके कि हिंदी की स्थिति वाक़ई बेहतर हो। आगे बढ़ते हैं और शर्मा जी जानना चाहेंगे आपसे आपके पसंदीदा कवि, चाहे वो भाषा कोई भी है, पर कौन से ऐसे कवि या लेखक हैं जिनको पढ़ कर के आपने लिखना सीखा, जिनको आप अपना प्रेरक मानते हैं, मार्गदर्शक मानते हैं? मैं साहित्यिक लोगों से एक मामले में थोड़ा-सा फ़र्क हूँ। मुझे भारतीय हिंदी सिनेमा के कवि तथाकथित साहित्यिक कवियों से बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। मुझ पर शैलेंद्र, साहिर, भरत व्यास, इंदिवर, शकील बदायूनी, राजेंद्र कृष्ण, कैफ़ी आज़मी, मुझे इन सब की रचनाएँ बहुत सारे साहित्यिक कवियों के मुकाबले बहुत अधिक अच्छी लगती हैं। मैं आपको बताऊँ कि ये कवि जीवन का फ़लसफ़ा भी लिखते हैं और जीवन के बारे में सवाल भी खड़े करते हैं और विमर्श भी करते हैं। जैसे शैलेंद्र अपने गीतों में कवि की परिभाषा कहता है कि काम नए नित गीत बनाना, गीत बना के जहाँ को सुनाना और कोई ना मिले तो अकेले में गाना, हुँ, है ना? फिर वो अच्छे गीत की परिभाषा देता है कि हैं सबसे मधुर वो गीत, जिन्हें हम दर्द के सुर में गाते हैं। जब हद से गुज़र जाती है खुशी, आँसू भी निकलते आते हैं। और फिर ऑप्टिमिज़्म की इंतहा देखिए कि जब गम का अंधेरा घिराए समझो कि सवेरा दूर नहीं। कितनी बड़ी बात है। शेली कहते जी, हैं अंग्रेज़ी में इफ विंटर बी हियर कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड। हुँ, शैलेंद्र अपनी कविता में ये कहते हैं। और साहिर तो इतने ज़बरदस्त फ़लसफ़े देते हैं कि गम और खुशी में फ़र्क ना महसूस हो जहाँ, मैं दिल को उस मकाम पे लाता चला गया। बिल्कुल, बिल्कुल। इस संसार से भागे फिरते हो, संसार से फिर क्या पाओगे? इस लोक को जो अपना ना सके, उस लोक को क्या अपनाओगे? और फिर कहते हैं कि ये भोग भी एक तपस्या है, तुम त्याग के मारे क्या जानो? अपमान रचयिता का होगा, रचना को अगर ठुकराओगे। तो ये देखिए कि ये जो लोग हैं, इन्होंने जीवन को कितना समझा। घर से चले थे हम तो खुशी की तलाश में, गम राह में खड़े थे वही साथ हो लिए, हुँ, जी, है ना? अच्छा एक चीज़ और है, साहित्य वालों ने एक ठेकेदारी सी बना ली कि पांडे जी की एक कविता साहित्य है। रणबीच चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था, राणा प्रताप के कोड़े से पड़ गया हवा का पाला था, ये साहित्य है। मगर ये साहित्य नहीं है। ओ पवन वेग से उड़ने वाले घोड़े तुझ पे सवार है जो मेरा सुहाग है वो, रखियो रे आज उसकी लाज, तेरे कंधों पे आज भार है मेवाड़ का। इतनी पंक्तियों में कहीं चेतक का नाम नहीं आया, मगर आपको पता लग गया बात चेतक की हो रही है। बात चेतक की हो रही है। जी, मेरे हिसाब से ये बेहतर कविता है, हुँ, हुँ, क्योंकि स्थूल नहीं है, जी, लेकिन वो मानेंगे नहीं। अच्छा ये तो साहित्य है। बुंदेले हर बोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, ये साहित्य है। मगर ये साहित्य नहीं है, सुनो सुनो है दुनिया वालों बापूजी की अमर कहानी, ये क्यों नहीं साहित्य है? अगर झांसी की रानी की कहानी साहित्य है तो बापूजी की कहानी साहित्य क्यों नहीं है? क्योंकि वो राजेंद्र कृष्ण ने लिखी है। हुँ,
ये जो बातें हैं, इनकी वजह से मैंने ये मुहिम चला रखी है कि हमारे फ़िल्मी गीतकारों की रचनाओं को भारत के स्कूलों में पंडित प्रदीप की रचनाएँ हैं, नरेंद्र शर्मा की रचनाएँ हैं। आप पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि भाई कितनी साहित्यिक हैं। ये वो लोग थे जो सिनेमा में साहित्य रच रहे थे और जिनको आज तक एक्सेप्टेंस नहीं मिली, इनको जी, स्वीकार किया नहीं गया। तो मैं इन लोगों से ज़्यादा प्रभावित हूँ कि सरल शब्दों में बड़ी बात कह दो, वो ज़्यादा ज़रूरी है। इसीलिए मैं लिख पाया कि बाज़ार संस्कृति में नदियाँ नदियाँ ही रह जाती हैं, हुँ, बनती हैं व्यापार का माध्यम, माँ नहीं बन पाती, क्योंकि मैं इन लोगों से सीखा हूँ। जी। शर्मा जी, कविताओं की बात चल रही है, कवियों की बात चल रही है, तो मैं चाहूँगा एक कविता आपकी हो जाए। आप समझ सकते हैं यहाँ रह के भारत की याद तो आती है। लिखा है कि बना है देश अपना ऐसा एक चमन, है करते जिसको मिल के देखो सब नमन, निहारे इसको धरती और कभी गगन, लगता हमें प्यारा है। हुँ, भूल जाओ कल की कड़वी बातों को, याद रखो मेहनत की रातों को, कि मिल के सबको साथ काम करना है, सभी को साथ जीना साथ मरना है, सभी को मिल के बस है कहनी यही बात, लगता हमें प्यारा है। आज हमने मिल के बीज बो दिया, जो न समझे सोचो सभी खो दिया, फल इसके अगली पीढ़ी मिल के पाएगी, वो गीत एकता के गुनगुनाएगी, कहेगा बात सबको एक ही समाज, लगता हमें प्यारा है। धर्म जात गांव की फिक्र नहीं, भेदभाव का कोई जिक्र नहीं, जहां को बन के तुम दिखाओ एक मिसाल, कभी रहे किसी के दिल में ना मलाल, सभी के होठ गाएं मिलके यही राग, कि लगता हमें प्यारा है। ये है हमारा देश, जिसे हम दूर से निहारते हैं और कहते जी, हैं कि लगता लगता हमें हमें प्यार। जी, बहुत बहुत सुंदर कविता तेजिंदर जी, बहुत अच्छी कविता। और साहित्य की बातें रही, पर साहित्य जब सम्मानित होता है, तो निसंदेह किसी भी साहित्यकार के लिए बड़ी बात होती है, क्योंकि वो सम्मान साहित्य का होता है, कलम का सम्मान होता है, व्यक्ति विशेष का सम्मान नहीं होता है। वैसे तो आपको अनेकों पुरस्कार मिले हैं, सम्मान मिले हैं, लेकिन ये आपके नाम के साथ जो ब्रिटिश सरकार ने जो सम्मान आपको दिया एमबीई का, सबसे बड़ा सम्मान है। मैं चाहूँगा आपके मुखारविंद से ही हमारे दर्शक इसके बारे में जानें, और आप अपना अनुभव भी, जब आपको ये सम्मान मिला, तो कैसा लगा, वो सारी कहानी मैं चाहूँगा आप हमें सुनाएँ। मैं एक मामले में अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानता हूँ कि एक लड़का जिसने पंजाबी में पढ़ाई की, अंग्रेजी में पढ़ाई की, उसकी छवि एक हिंदी लेखक की बनी। तो ये अपने आप में एक अभूतपूर्व सी बात है। जी, मुझे भारत में खासा सम्मानित किया गया। मुझे कोई शिकायत नहीं हो सकती इस मामले में, क्योंकि मुझे केंद्रीय हिंदी संस्थान, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान, हरियाणा अकेडमी, महाराष्ट्र राज्य अकेडमी, अ, मध्य प्रदेश सरकार, उसके अलावा टाइम्स ऑफ इंडिया ने एनआरआई ऑफ द ईयर का अवार्ड, और मुझे ब्रिटेन की संसद में भारत गौरव का सम्मान दिया गया, भारत से आके लोगों ने। और मैं उन भाग्यशाली लोगों में से हूँ जिसका सम्मान हंसराज कॉलेज, डॉक्टर रमा है वहाँ पे, उन्होंने ज़किया जी का और मेरा सम्मान विज्ञान भवन में किया। जो निशंक जी हमारे उस समय शिक्षा मंत्री थे। मैं ये मान के चलता रहा कि ये सब मैंने मेहनत की है, मैंने लिखा है और मेरे लेखन को स्वीकारता मिली है। मगर जब मुझे ब्रिटेन की महारानी ने हिंदी साहित्य के लिए सम्मानित किया, तो मुझे लगा कि ये केवल मेरा सम्मान नहीं हो सकता, क्योंकि इससे पहले कभी हिंदी भाषा को इस काबिल नहीं समझा गया था ब्रिटेन में
कि हिंदी के लेखन के लिए किसी को MBE दिया जाए। ये बता दूं कि हम जैसे भारत में जो पद्मश्री, पद्म भूषण वगैरह है, वो इसी MBE, OBE, CBE पर आधारित है। जैसे यहाँ मिलते हैं ऐसे वहां मिलते हैं। तो मुझे ब्रिटेन का पद्मश्री मतलब मिला है, ये जो MBE जो है। जी तो मुझे ये लगा कि ये पूरे हिंदी साहित्य जगत का सम्मान है, और मैं भाग्यशाली हूं इस मामले में कि मेरे माध्यम से हिंदी भाषा, हिंदी साहित्य को ब्रिटेन के बकिंगम पैलेस में सम्मानित होने का मौका मिला। तो इस बात को लेकर मन में बहुत संतुष्टि है। जी शर्मा जी, अंत में एक सवाल और मैं आपसे जरूर करना चाहूंगा। बतौर प्रवासी भारतीय लेखक, आप क्या संदेश हमारे दर्शकों को देना चाहेंगे? क्या भाव प्रकट करना चाहते हैं? मैं यही कहना चाहूंगा कि हम लोग भी आप ही की तरह सोचते हैं, आप ही की तरह के इंसान हैं। ये जो साहित्य में खांचे बने हुए हैं, मैंने ऐसा खांचा किसी विदेशी भाषा में नहीं देखा कि कहीं दलित साहित्य है, कहीं महिला विमर्श है, नारी विमर्श है, तो कहीं प्रवासी साहित्य है, कहीं अब तो ये भी हो गया है कि हिंदी के मुस्लिम लेखक, हिंदी के आदिवासी लेखक, मतलब कोई सीमा नहीं रही। मुझे लगता है कि ज्यादा से ज्यादा हिंदी में दो ही कंपार्टमेंट होने चाहिए, अगर करने ही हैं। एक भारत का हिंदी साहित्य और एक भारतेतर हिंदी साहित्य। भारतेतर हिंदी साहित्य में सारे देश आ जाएंगे, और वो सारे लोग आ जाएंगे। अब बताइए, एक अंग्रेज है, रूपर्ट स्नेल है, वो ब्रिज भाषा में अपना साहित्य लिखते हैं या हिंदी में अपना लेख लिखते हैं जो भारत में छपता है। तो हम क्या उसे प्रवासी कह सकते हैं? उसे किस श्रेणी में डालेंगे, है ना? तो अगर हम उसको भारतेतर हिंदी साहित्य कहते हैं तो मॉरिशस, सुरिनाम, फिजी, अमेरिका, इंग्लैंड, कनाडा सब उसमें आ जाएंगे। और हमारी सोच को शांति भी मिल जाए कि हमने कंपार्टमेंट बना लिए हैं। तो दो से ज्यादा नहीं होने चाहिए, जी एक जी जी भारत का हिंदी साहित्य और एक भारतेतर हिंदी साहित्य। और एक जो युवा लेखक हैं उनसे सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि भाई, अच्छा लिखने की पहली शर्त है अच्छा पढ़ना। आजकल सोशल मीडिया की वजह से लेखक ज्यादा हो गए हैं, पढ़ने वाले कम हो गए हैं। तो पढ़िए और फिर लिखिए। शर्मा जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और कविताओं का भी आनंद लिया। निसंदेह हमारे दर्शकों को भी मजा आया होगा। और फिर दोबारा कभी समय मिला तो आपसे दोबारा फिर एक साहित्यिक चर्चा करेंगे, अच्छी चर्चा करेंगे, जिससे साहित्य को हम एक नई दिशा दे सकें। और आज भी चर्चा हमारी अच्छी रही, तो इतनी बेहतरीन चर्चा के लिए आपने हमारे लिए समय निकाला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपनी ओर से और अपने दर्शकों की ओर से आपका अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद दिनेश जी, बहुत अच्छा लगा मुझे भी। और मेरी माँ और बहनें फरीदाबाद में रहती हैं, तो जाहिर है कि मेरा हरियाणा से एक खास लगाव है। और बचपन में भी एक जगह थी उचाना मंडी, वो कि हरियाणा में है, वहां रहे हम। रोहतक में काफी दिन रहे, रोहतक में पिताजी स्टेशन मास्टर थे। तो हरियाणा से जाहिर है कि अपनापन, और एक जमाने में तो पंजाब हरियाणा एक ही थे। तो जो भी है हमारा हरियाणा से बहुत, और हरियाणा एकेडमी में मैं आया भी था जब आप लोगों ने मुझे एक बार सम्मानित किया था। तो मैं बहुत बहुत धन्यवादी हूँ कि आपने मुझे दर्शकों से, सुनने वालों से मिलाया। और मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं। जी नमस्कार।